निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में 60 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई। दूसरा, हाल ही में योजना का विस्तार 31 मार्च 2025 तक किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है जिसे एलआईसी द्वारा प्रबंधित एवं संचालित किया जा रहा है। अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ए, बी, सी या डी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग और थर्ड भी रॉन्ग। देखते हैं तीनों गलत क्यों हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई, बिल्कुल सही है। 60 वर्ष या उससे कम की आयु के लोगों के लिए नहीं है, ये 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लोगों के लिए है, सामाजिक सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट था ये एज वाइज गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में योजना का विस्तार 31 मार्च 2025 तक किया गया। नहीं, जो इसका विस्तार किया गया है वो 31 मार्च 2023 तक किया गया है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तीसरा क्यों रॉन्ग है, इसमें लिखा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। नहीं, ये वित्त मंत्रालय की योजना है जिसे एलआईसी द्वारा प्रबंधित और संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इसका सेकंड हाफ स्टेटमेंट सही हुआ। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हुए और ऑप्शन डी हुआ सही उत्तर। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं वित्त मंत्रालय की खबर है, 20 मई की, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को स्वीकृति दी है। ठीक है, तो ये योजना है क्या, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वृद्धावस्था में आय सुरक्षा को समर्थ बनाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स को सरकार ने स्वीकृति दी है। ये पूरी खबर क्या है मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि ये काफ़ी छोटा छोटा लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। बस यहाँ हमें एक चीज़ देखनी है जो हमें याद रखनी है कि अभी तक जो इस योजना के तहत जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा था, सरकार ने उसको बोला है कि जो 8% और 8.3 वो कैसे है मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। उसको सरकार ने बोला है कि प्रारंभ में वर्ष 2020-21 के लिए प्रति वर्ष 7.4% की सुनिश्चित प्रतिफल दर और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष इसको पुनः समायोजित किया जाएगा। यह भी इंटरेस्ट रेट के साथ संशोधन किया गया है यहाँ पे, और 31 मार्च 2020 से आगे इसको 31 मार्च 2023 तक इसको विस्तार दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पूरी ये योजना है क्या। ये देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लॉन्च कब की गई, 4 मई 2017 को। ये 60 वर्ष या उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। ठीक है, जो उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। अब इस योजना की देखो क्या प्रावधान है, इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर तो 10 वर्षों के लिए कितना 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दिया जाएगा इसमें, और अगर वार्षिक पेंशन का विकल्प लेते हो आप तो इसमें 10 वर्ष के लिए 8.3% की गारंटी शुदा जो रिटर्न इसमें मिलेगा। तो दो इसमें ऑप्शन दिखा गए, मासिक है और वार्षिक है। ठीक, फिर ये देखो जीएसटी से इस योजना को छूट दी गई है, ये भी प्रोविज़न है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश की जो सीमा है 2 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दी गई थी। मतलब पहले तो क्या थी, ये 2 साल के लिए थी, साल भर के लिए थी, उसके बाद इसको दो साल के लिए बढ़ा के 2020 किया गया। और इससे पूर्व इस निवेश की जो सीमा है वो 3 मई 2018 तक थी। देखो मैं समझाता हूँ हुआ क्या। लॉन्च कब हुई, 4 मई 2017। फिर इसको साल भर तक के लिए बढ़ाया गया, मतलब 1 साल के लिए थी 2017 से लेके 2018। फिर इसको 2 साल बढ़ाया गया, जिससे कब तक हो गई ये स्कीम, ये हो गई थी 31 मार्च 2020 तक। अब इसको सरकार ने फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया, जिससे ये हो जाएगी 31 मार्च 2023 तक।
तो ये है 17 से 18 थी, वहाँ से 2 साल बढ़ाया और फिर अब 3 साल बढ़ा दिया। अब देखो इसका एक और अन्य प्रावधान क्या है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में संशोधन किया गया था जो पहले, उसमें अधिकतम निवेश की सीमा को पहले तो प्रति परिवार थी, उसके लिए जो प्रोविज़न था कि प्रति परिवार उसकी कैप थी, लेकिन उसको बदल कर क्या कर दिया गया, प्रति वरिष्ठ नागरिक कर दिया गया था। मतलब इसका क्या हुआ, देखो पहले तो क्या होता है, एक पर फैमिली वाइज थी ये स्कीम, लेकिन इसमें अमेंड करके क्या किया गया था कि अगर एक परिवार में पति और पत्नी दोनों वरिष्ठ है तो दोनों अधिकतम 15-15 लाख का इसमें निवेश कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलाकर कुल मिलाकर 30 लाख का निवेश कर बोनस का लाभ उठा सकते हैं। ये है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ठीक है, अभी इसका जो इसमें जो इंटरेस्ट रेट को घटाया गया, ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी जो अवधि को एक्सटेंड किया गया, ठीक, 31 मार्च 2023 तक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से, ये 2024-25 है, 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। दूसरा, योजना के 2 घटक होंगे, प्रथम होगा केंद्रीय योजना और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना। तीसरा, केंद्रीय योजना का वित्त पोषण 100% मतलब 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट और तीसरा भी करेक्ट। तो अभी जो योजना है ये वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में इसको लागू किया जाएगा। दूसरा, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, पहला होगा केंद्रीय योजना के रूप में और दूसरा केंद्र प्रायोजित, मतलब सेंट्रल स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी ये। और जो सेंट्रल स्कीम होगी उसके तहत जो वित्त पोषण किया जाएगा उसका फाइनेंसिंग 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। जैसा कि आप मेरी MCQ की सीरीज़ आप पहले से ही देखते आ रहे होंगे, जो बच्चे उनको पता है मैंने सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या अंतर होता है वो पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं लगातार बोलता हूँ मेरे पुराने वीडियोज़ देखिए, प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, अब ये देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देख सकते हैं आप, मत्स्यन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन के सतत और जवाबदेह विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ये 20 मई की खबर है। तो देखो यहाँ पे नीली क्रांति का जिक्र आया है और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक बार ये ब्लू रेवोल्यूशन है क्या आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला सेक्टर हमारे लिए। तो चलिए मेरे साथ करते हैं कुछ चीज़ों पे डिस्कस। यहाँ पे 1 सेकंड रुके रहिए बस। अब देखिए, पहले मैं आपको इंडिया का जो पूरा फिशरी सेक्टर है उसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि जो इंडिया में जो इंडियन, 5 मिनट मेरे साथ रुके रहना बस, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। इंडियन जो फिशरीज़ जो प्रोडक्शन है, इसके जो लेटेस्ट जो डेटा और फिगर है वो जो लॉकडाउन मॉड्यूल में मैंने एग्रीकल्चर एंड डेटा एनालिसिस की क्लास ली है, उसमें जो लेटेस्ट इंडिया का प्रोडक्शन कितना है वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ मोटा मोटा मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ जो भारत में मत्स्यन का जो उत्पादन है वो किस तरीके से है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो मरीन फिशरीज़ है हमारे यहाँ पे, समुद्री मत्स्यन बोलेंगे जिसको, और जो दूसरी कौन सी है, इनलैंड फिशरीज़। दोनों में फ़र्क क्या है, ये तो समुद्र में जाके, और इनलैंड मतलब इसमें आप क्या लेगोगे, इसके अंदर इनलैंड के अंदर आप क्या होगा, आपके लेक्स हो जाएंगे, स्वैम्स हो जाएंगे, मार्शेज हो जाएंगे, पॉन्ड हो जाएंगे, वो आएगा। तो अगर बात की जाए मरीन फिशरीज़ और इनलैंड फिशरीज़ में, तो जो कुल मत्स्य उत्पादन में लगभग 35% मरीन है और लगभग इसमें 65% क्या है आपका, इनलैंड मत्स्यन है। ठीक है, अब ये मरीन वाले की भी 2 कैटेगरी है, एक तो हो गया कोस्टल और दूसरा हो गया डीप सी।
अब ये कोस्टल और डीप सी क्या है, अगर ये 200 मीटर तक है तो ये क्या आएगा, कोस्टल की कैटेगरी में आएगा, और अगर ये 500 मीटर से ज़्यादा है तो ये डीप सी की कैटेगरी में आएगा। फिर जो इनलैंड फिशरीज़ है इसकी भी कुछ कैटेगरी है, एक कैप्चर और दूसरा कल्चर। ठीक है, कैप्चर का मतलब तो क्या होगा, ये नेचुरली इसका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और जो कल्चर में क्या कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियली या मानव निर्मित। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया का फिशरीज प्रोडक्शन। मरीन हो गया, इनलैंड हो गया 35% के लगभग, ये 65% के लगभग। एक तो मोटा मोटा ये हमारे लिए जानना ज़रूरी था। अब फिर से देखते हैं, एक बार इसको मिटो लेते हैं, फिर से एक और 2-3 चार्ट देखने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। अब चलते हैं वापस से। अब बात हमने की थी ब्लू रेवोल्यूशन की, नीली क्रांति। नीली क्रांति की बात की थी, बस एक सेकंड और, ये आई ब्लू रेवोल्यूशन। लिखते रहना, देखो। अब इसमें ब्लू रेवोल्यूशन में बेसिकली हुआ क्या, जितनी भी वर्तमान स्कीम थी मत्स्यन के लिए, ठीक है, उनको एक साथ मर्ज करके नाम दिया गया ब्लू रेवोल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज, ये नाम दिया। अब इसमें क्या किया, टारगेट हमने कुछ डिसाइड किए, कुछ टारगेट थे हमारे। हमने टारगेट डिसाइड किया कि जो देश का ओवरऑल फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है, मत्स्य का फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उसको हम क्या करेंगे, एनुअली 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ाएंगे। 8% की उसकी वार्षिक ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, और वर्ष 2020 तक हम क्या करेंगे, 15 मिलियन टन, ये अभी ब्लू रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, 15 मिलियन टन हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने किस किस को शामिल किया, तो इसके अंदर हमने एक्वाकल्चर को, इनलैंड को, मरीन को, और इसी में मरीन में भी हमने इसमें डीप सी वाली, ये सारा इसमें हमने कवर किया इसके अंतर्गत हमने। और हमने एक जो नेशनल फिशरीज एक्शन प्लान है, नेशनल राष्ट्रीय मत्स्यन फिशरीज एक्शन प्लान, राष्ट्रीय मत्स्यन कार्य योजना बनाई हमने 2020। उसमें हमने क्या किया कि जितने भी हमारे स्टेट्स और यूटीज़ है, एक्शन प्लान के अंदर जितने भी हमारे राज्य और यूटीज़ है, उनको हमने क्या बोला, उनको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और अपने खुद के स्टेट एक्शन प्लान वो तैयार करेंगे कि किस तरह से इस प्रोडक्शन को, इस टारगेट को अचीव किया जाए। और उसके साथ साथ हमने इसमें एक और चीज़ क्या बोली कि जितने भी हमारे सुटेबल लिंकेज और कन्वर्जेंस हो सकती है, मतलब सपोज़ करो हमने सागरमाला प्रोजेक्ट चलाया, हमने मनरेगा चला रखा है, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चला रखा है, इन सब के साथ इसको अभिसरण करेंगे, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। मतलब जितने भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, तो इसको उनके साथ मर्ज करेंगे, हम कोशिश करेंगे उनके साथ मिलके काम करें। तो ये है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा और जानते हैं। बस एक और आपको स्लाइड लिख के बताऊंगा मैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इजीली मिलेगी नहीं आपको, इसलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब ये चलिए, अब इसके जो कंपोनेंट क्या है, जो ब्लू रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन, इसके अगर हम बात करें कंपोनेंट की, घटक क्या है, इसके कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज़, मतलब इनलैंड जो फिशरीज़ है, उम्मीद कर रहा हूँ कि अब इनलैंड समझ में आया होगा।
इसके डेवलपमेंट। दूसरा जो मेरीन फिशरीज़ है उसका डेवलपमेंट, 2 हो गया। तीसरा कंपोनेंट क्या है, जो राष्ट्रीय मत्स्यन विकास बोर्ड है, राष्ट्रीय मत्स्यन विकास बोर्ड, इसकी एक्टिविटी को भी इसमें कवर किया हमने। उसके साथ एक और इसका कंपोनेंट क्या होगा, जो GIS बेस्ड, जो किसको मजबूती देनी है, GIS और उस पर आधारित जो हमारा डेटाबेस है फिशरीज़ में, उसको मजबूत बनाना, ये हमारा इसका एक कंपोनेंट रहेगा। उसके साथ साथ जो नेशनल स्कीम और वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, मतलब जो मछुआरों के लिए के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्कीम है, उसको भी शामिल किया गया। और एक और जो इसका कंपोनेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पूरी जो हमने फिशरीज़ कर रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग करना, इसको कंट्रोल करना और सर्विलेंस, ये सब इसके कंपोनेंट है ब्लू रेवोल्यूशन के। उम्मीद कर रहा हूँ इतना भी समझ में आया होगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो हमारी कमेटी रहेगी, मैं नाम लिख देता हूँ, मीना कुमारी कमेटी। ये देखो मेंस में बहुत काम आने वाले टॉपिक है, आपके प्रीलिम्स में तो मदद देंगे ही, और इतना बता दूंगा ना तो ब्लू रेवोल्यूशन तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। बाद में आपके लिए एक होमवर्क भी छोड़ूंगा, ठीक है ना। मीना कुमारी जो कमेटी अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इसका गठन किस लिए किया गया था, जो डीप सी फिशिंग है। अगर अब मैं कहूँ डीप सी तो समझ में आ गया होगा ना, शुरुआत में ही बताया था मैंने, इनलैंड और मरीन, मरीन की भी 2 कैटेगरी थी, ठीक है। कौन कौन सी थी वो, कोस्टल और डीप सी, तो ये उसी के लिए डीप सी फिशिंग के लिए है। और एक और महत्वपूर्ण मिशन था, मिशन फिंगरलिंग, अगर एग्ज़ाम में आ जाए मिशन फिंगरलिंग, अगर पूछ लिया जाए किससे जुड़ा हुआ है, ये भी मत्स्यन से जुड़ा हुआ एक मिशन है, जिसमें हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि जो फिशरी प्रोडक्शन को 2000, पुराना मिशन है, 2014-15 में जो हमारा प्रोडक्शन था 10.79 मिलियन टन, मीट्रिक मिलियन टन था, इसको बढ़ा के 2020-21 तक कितना करना था, इसको बढ़ा के करना था 15 मिलियन मीट्रिक टन। ये मिशन फिंगरलिंग था इसके लिए, ठीक है। तो अब ये मोटा मोटा हमने पूरी ब्लू रेवोल्यूशन कर ली है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कैसी लगी आपको ब्लू रेवोल्यूशन, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अब वापस से चलते हैं अपने MCQ की स्लाइड पे, एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं अपने MCQs पे, ठीक है। देखो वापस से आ गए हम अपनी दुनिया में। ये ब्लू रेवोल्यूशन अब आपको उम्मीद करूँगा कि परेशान नहीं करेगी, ठीक है। अब ये इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है क्या, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक, इसको देखिए। योजना का उद्देश्य क्या है, देखो यहाँ जब तक बार बार नीली क्रांति यूज़ करते रहेंगे, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि नीली क्रांति है क्या। वो होमवर्क मैं आपको जो देने वाला था, आप मुझे बताओगे ब्लू रेवोल्यूशन की हमने जो शुरुआत की है ये कब की थी, इस मिशन को हमने, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का टारगेट है। कुल मिला के 20,050 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह योजना 2 रूप में लागू की जाएगी, केंद्रीय योजना के रूप में और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में। ये मैंने स्टेटमेंट में पूछा। 5 साल के लिए 2020-21 से 24-25 के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 2 इसके कंपोनेंट है, केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। अब फिर जो केंद्रीय योजना है इसके भी 2 वर्ग होंगे, एक लाभार्थी वर्ग और दूसरा गैर लाभार्थी वर्ग। फिर है केंद्र प्रायोजित योजना, इसको फिर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, समझ रहे हो ना। जो केंद्रीय योजना है इसके 2 वर्ग है और केंद्र प्रायोजित योजना इसके भी क्या है, 3 वर्ग है। उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना, अवसंरचना और उत्पादन बाद प्रबंधन, ये उत्पादन के बाद का प्रबंधन है, पोस्ट मैनेजमेंट है ये, और मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए जो केंद्रीय योजना होगी उसके 100% वित्तीय जरूरतों को कौन पूरा करेगी, केंद्र सरकार। और जो केंद्र प्रायोजित योजना का वित्त पोषण कैसे होगा, देखो यहाँ क्या लिखा है, इस योजना के तहत गैर लाभार्थी से जुड़ी गतिविधियों का तो पूरा खर्च कौन उठाएगी, राज्य और यूटीज प्रदेश की सरकारें उठाएगी।
और इसके तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र वाले राज्यों में लागू की जाने वाली ऐसी योजना का 90% केंद्र और 10% स्टेट गवर्नमेंट्स। अन्य राज्यों के मामले में यूटीज और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी इसमें? 60 और 40%। बात कर रहे हैं हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की, ठीक। फिर केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाने वाली ऐसी योजनाओं को 100% कौन करेगा? फंडिंग केंद्र सरकार। लाभ क्या होंगे? हम इसको प्रधानमंत्री ये जो मत्स्य संपदा योजना हम लेके आए हैं, इसका लाभ जो बताया जा रहा है कि मत्स्यन के क्षेत्र में 8% की सालाना दर की वृद्धि के साथ 2024-25 तक हम कितना 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। जबकि ब्लू रेवोल्यूशन का अभी मैंने टारगेट क्या बताया था? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिर वर्ष 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय को क्या करना था? हमें दुगना करने का। इसमें ये बोले आय दुगनी करने में इससे मदद मिलेगी। उसके बाद मछली पालन के लिए आवश्यक अवसंरचना और मजबूत मूल्य जो वैल्यू चेन डेवलप हो सकेगी इसके ज़रिए। और उसके साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको रोजगार और आय के बेहतर अवसर मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसका टारगेट कितना किया इसमें? मत्स्य संपदा में 9% का। अगर ब्लू रेवोल्यूशन में याद हो तो कितना परसेंट था? 8%। अब यहाँ हमने ब्लू रेवोल्यूशन में तो हमने 2020 तक, मैं ही बता देता हूँ कितना बोला था हमने, 15 मिलियन मीट्रिक टन का टारगेट था। अब ये क्या बोल रहे हैं? 2024-25 तक हम कितना करेंगे इसको? 22 मिलियन मीट्रिक टन। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ब्लू रेवोल्यूशन अगर एग्ज़ाम में आ गई, चाहे पीटी में आए या मेंस में आए, अब उसको आप बिल्कुल झकझोर के हिला के रख दोगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है और ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी NCMC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह आपदा प्रतिक्रिया की कमान, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की देखरेख करती है। कमान, समन्वय और नियंत्रण की देखरेख करती है। दूसरा, इस समिति का जो चेयरमैन है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तीसरा, ये आपदा की तैयारी में राज्य सरकारों एवं केंद्रीय मंत्रालयों की गतिविधियों के बीच में समन्वय को बढ़ावा देती है। देखो अम्फान आया है तो अम्फान के चलते एक और समिति आपके सामने आ गई है। यही होता है क्राइसिस। देखो अभी कोविड में आपको जितना साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जैसे देखो हर डिज़ास्टर भी आएगा ना कुछ UPSC एस्पायरेंट को सिखा के ही जाता है वो। अब आपको सिखा के जाएगा कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, बताइए कि A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा? सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट सही हुआ, तीसरा स्टेटमेंट सही हुआ, दूसरा स्टेटमेंट हुआ गलत। क्योंकि इसका पहला काम तो इसका जो डिज़ास्टर रेस्पॉन्स के कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को देखरेख का काम करने का कार्य इसी समिति का है। दूसरा, समिति का जो चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री नहीं होते, ये कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सचिव। कौन है ये वर्तमान में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। फिर यह आपदा की तैयारी में राज्य सरकारों और जितने केंद्रीय मंत्रालय हैं उनकी गतिविधियों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देती है। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ठीक है, ये देखिए, ये 19 मई की खबर है। कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर्स मीटिंग ऑफ NCMC टू रिव्यू द प्रिपेयर्डनेस फॉर द स्टॉर्म एम्फान। आगे ना सीधे ही लिखा हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करेंगे मीटिंग को नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की। ठीक है, चले आगे। देखो अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही बेलांडूर वार्थुर झील एवं वृषभवती नदी का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बताइए किससे संबंध है इसका? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक से संबंध है। बेलांडूर और वार्थुर झील, बेलांडूर झील तो पिछले 4 सालों से लगातार चर्चा में बनी हुई है और जो वृषभवती नदी है ये अभी भी चर्चा में आई है। देखते हैं क्यों चर्चा में आई है। ये देख सकते हैं, अभी पॉल्यूशन है, काफ़ी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण चर्चा में रही है। ये 2 साल पुरानी ये द हिंदू की ही ये इमेजेस है। अब देख सकते हैं एक बार तो फायर लग गई थी बेलांडूर झील में, उसके साथ साथ देखो कितना पॉल्यूशन, कितना फोम है या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से कितनी ज़्यादा ग्रसित ये जो झील है, ये बेलांडूर झील की इमेजेस है।
अब भूलोगे नहीं है आप, कर्नाटक और कहाँ पे, बेंगलुरु। अब ये देखिए, हाई कोर्ट आस्क हाउ कर्नाटक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लान्स टू प्रिजर्व द लेक्स। मतलब यहाँ बात की गई है वार्थुल लेक की। यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट ने किससे डायरेक्टेड किया है, किसको, कर्नाटक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि बताए कि वो इन व्हाट मैनर इट इज़ गोइंग टू टेक स्टेप टू कीप द बेलांडुर लेक, वार्थुर लेक एंड वृषभवती रिवर्स बॉडीज एज क्लीन एज दे स्टैंड टुडे ड्यू टू रिड्यूस्ड कॉज ऑफ पोल्यूशन इन व्यू ऑफ लॉकडाउन। इन्होंने बोला है कर्नाटक हाई कोर्ट ने कि भाई अभी तो लॉकडाउन के चलते इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिल्कुल बंद है, तो बहुत साफ़ हो चुकी है ये बेलांडुर झील, वार्थुल झील, वृषभवती नदी। इसके बाद में उनका क्या प्लान है, इसको कैसे वो क्लीन रखेंगे, ये पूछा है हाई कोर्ट ने। आगे चले, ये चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, और इसको PT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करेंगे, को निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में अन्वेषण अर्थात एक्सप्लोरेशन के लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिला है, पर्यावरण मंजूरी मिली है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। बताइए किससे जुड़ा हुआ है ये एक्सप्लोरेशन का मामला? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की खबर है। उसके साथ साथ यहाँ मैं बता देता हूँ, अगर बात की जाए बेतला की, तो बेतला कहाँ पे है, झारखंड। दुधवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। यूपी वाले बच्चे जानते होंगे, सभी को ही जानना जरूरी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुजरात। और डिब्रू सैखोवा कहाँ पे है, ये असम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड को इस जो नेशनल पार्क के अंदर एक्सप्लोरेशन की एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिला। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इनको ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलता है तो वह यहाँ की फ्लोरा और फोना दोनों को ही नुकसान पहुँचेगा। ठीक, पहले ये बात थी, लेकिन अब इसको मंजूरी मिली है। चलते आगे, ये देखिए, एक्सप्लोरेशन बीनीथ नॉट थ्रेट टू असम नेशनल पार्क ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अन्वेषण की अनुमति मिली है OIL को, किसमें, डिब्रू सैखोवा, असम डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, पहले क्या कयास लगाया जा रहा था कि यहाँ की फ्लोरा और फोना को ये यहाँ को नुकसान होगा। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न है, फेरल हॉर्स जो हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में रहे, निम्नलिखित किस राज्य में मिलते हैं? किस राज्य में मिलते हैं ये हॉर्स? उत्तराखंड, राजस्थान, मणिपुर और असम। क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये असम में मिलते हैं। क्यों चर्चा में आए हैं, देखते हैं फिर से। ये देखिए, सेम खबर है, एक्सप्लोरेशन बीनीथ नो थ्रेट टू असम नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे बात की गई है फेरल हॉर्सेस की, कि इसी जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे फेरल हॉर्स मिलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, अगर फेरल हॉर्स आ जाए तो ये डिब्रू सैखोवा, असम। चले आगे, ये देखिए, पिनांगा अंडमानेसिस जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। पहला, यह आम की एक रेयर स्पीसीज़ है, दुर्लभ प्रजाति है जो हाल ही में दक्षिण अंडमान में मिली। दूसरा, यह एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्रजाति है जो सामान्यतः सदाबहार वनों में मिलती है। अब आपको बताना है कि पिनांगा अंडमानेसिस के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, A, B, C या D। क्या होगा सही उत्तर? देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट वाला हुआ रॉन्ग, क्योंकि ये आम की एक दुर्लभ प्रजाति नहीं है। ये किसकी है? ये पाम की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ताड़। ताड़ के वृक्ष की क्या है? ये एक दुर्लभ प्रजाति है जो दक्षिणी अंडमान में मिली। बिल्कुल सही है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और जो नॉर्मली कहाँ मिलती है? एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ये मिलती है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया।
ये देखिए द हिंदू की खबर है, रेयर पाम फ्रॉम अंडमान्स गेट सेकंड होम। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों चर्चा में आया है, नेक्स्ट स्लाइड लगाई है मैंने इसी के बारे में। ये देखिए पिनांगा अंडमानेसिस, क्या थी ये खबर, द नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम, नाम कहाँ से निकला इसका, पेनांग से निकला, जो एक मॉडर्न डे मलेशियन स्टेट है, वहाँ से इसका नाम है। माना जा रहा था कि 1992 तक ये माना जाता था कि ये जो स्पीसीज़ है पाम की ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। एट फर्स्ट ग्लांस देखने पर लगता है कि पिनांगा अंडमानेसिस विच एट वन पॉइंट वाज रिटर्न ऑफ एज एक्सटिंक्ट, देखो कभी माना जाता था कि एक्सटिंक्ट हो गई है, रिजम्बल्स द अरेका पाम टू विच इट इज़ क्लोजली रिलेटेड, तो किसके जैसी नज़र आती है, एक पाम की एक और स्पीसीज़ है अरेका पाम, उसके जैसी नज़र आती है। बट इट्स एंटायर पॉपुलेशन ऑफ, अभी कितनी है, लगभग 600 के करीब जो इसकी स्पेसिमेंस है वो कहाँ मिलती है, एक छोटे से एवरग्रीन फॉरेस्ट के पॉकेट में मिलती है, वो भी कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क। अगर मैपिंग वाली क्लास जिन बच्चों ने की होगी वहाँ पे मैंने माउंट हैरियट की बात की है, ठीक है, वो लोकेशन भी आपको यहाँ लिंक होगी। अब इसको देखते हैं, इसका जो स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ठीक है, एंड वन ऑफ द लीस्ट नॉन, सबसे कम जिसके बारे में पता है, एंडेमिक पाम की प्रजाति है, कहाँ पे, अंडमान आइलैंड पे। ठीक है, तो अगर आ गया पिनांगा अंडमानेसिस, तो क्या है, ये पाम की एक रेयर स्पीसीज़ है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड का इसको स्टेटस मिला हुआ है, पहले समझा जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, अब बात की गई है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी की, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या होती है कैटेगरी। कंटेनिंग दोज स्पीसीज़, उन प्रजातियों को इसमें रखा जाता है जो कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, मतलब विलुप्ति के बिल्कुल कगार पे है, बहुत जोखिम है। किसके कारण, रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन, जिससे कि उनकी जो पॉपुलेशन है तेज़ी से क्या होती है, गिरती है, ऑफ 80 टू मोर देन 90% ओवर द प्रीवियस 10 ईयर, मतलब पिछले 10 सालों में 80 से 90% के करीब या पिछली 3 जनरेशन में उनकी जो पॉपुलेशन में तेज़ी से गिरावट आया है। और करंट पॉपुलेशन साइज़ ऑफ फ्यूअर देन, और वर्तमान में उनका जो साइज़ है कितना, 50 इंडिविजुअल से कम होगा या अन्य फैक्टर्स होंगे उसको निर्धारित करने वाले। फिर देखते हैं कैसी इसके लिए क्लाइमेट चाहिए, 22 डिग्री से कहाँ तक चाहिए, 24 डिग्री, ठीक है, ये तो मिनिमम हुआ, और मैक्सिमम कितना है, 33 डिग्री। और रेनफॉल की कितनी ज़रूरत होती है, 2500 से 4000 मिलीमीटर तक इसको रेनफॉल चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में पिनांगा अंडमानेसिस आ गया तो आप उसको हाथ से नहीं जाने देंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे साई इंग वेन का संबंध निम्नलिखित किससे है, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, बताइए किससे संबंध है इनका, साई इंग वेन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताइवान से संबंध है इसका। देखते हैं क्यों चर्चा में आई। ये देखिए, स्वॉर्न इन फॉर सेकंड टर्म, दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है ताइवान के प्रेसिडेंट, नाम क्या है, साई इंग वेन, ठीक है, ये साई इंग वेन है। और इन्होंने बोला है कि रिजेक्ट्स द बीजिंग रूल, इन्होंने बोला चाइना जिस रूल को थोपना चाहता है उसको रिजेक्ट करने की बात की है। और यहाँ पे देखो साफ लिखा है, ताइवान कैन नॉट एक्सेप्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ चाइना अंडर इट्स वन कंट्री टू सिस्टम। वन कंट्री टू सिस्टम क्या है, ऑलरेडी मैं पुरानी एमसीक्यू की सीरीज़ में करा चुका हूँ, फिर भी मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि ये ओरिजिनली जो ये वन कंट्री टू सिस्टम वाली जो पॉलिसी है किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, अगर आपको याद हो मैंने बताया था डेंग जियाओपिंग द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। ठीक है, जैसे ही उन्होंने 1970 के दशक में जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया था, उनका जो प्लान था कि वो ये यूनिफाई करेंगे चाइना और ताइवान को अंडर वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी। ठीक है, ये उनका प्रपोज़ल था। अभी जो साई इंग वेन बोल रही है कि हम चीन के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करते हैं, और हम चीन अगर चाह रहा है कि वो वन कंट्री टू सिस्टम के अंदर हमें लाना चाह रहा है तो ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने मना किया है। आगे चलते हैं, ये देखिए आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, ओस्लो समझौते अर्थात ओस्लो अकॉर्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका जो संबंध है इजराइल और फिलिस्तीन से है। दूसरा, यह समझौता 1995 में हुआ जिसके अंतर्गत इजराइल और फिलिस्तीन इस बात पर सहमत हुए कि जो सेटलमेंट्स बस्तियों का जो मुद्दा है उसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। अब आपको बताना है कि ओस्लो अकॉर्ड्स के बारे में ए,
बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? जो भी उत्तर होगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। आगे चलते हैं अब। देखो, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, 20 मई का अभ्यास प्रश्न था, हाल ही में निम्नलिखित किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सारे ही बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर थी, फ्री मॉक टेस्ट फॉर जेई नीट एस्पायरेंट्स, HRD मिनिस्टर लॉन्चेज नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। ठीक है, तो मॉक टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी ये एप्लीकेशन उनको। ओके, निर्माण IAS की डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।